वेलकम क्लास। स्वागत है आपका अपनी आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में मॉडल को, एक्टिव पैसिव को कंसल्ट किया था, अब हम आज अपनी नए वीडियो के अंदर नया टॉपिक जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसको शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमेशा एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत थोड़े से नियम को ध्यान में रखते हुए आप इसको अच्छे से कर भी सकते हैं। तो बच्चों, बिल्कुल इजी और एकदम मतलब सरल शब्दों में मैंने कुछ यहाँ पे नियम लिखे हैं जिनको मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रही हूँ। तो बच्चों देखिए, जैसे हमें पता है हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये होता क्या है। जैसे भी जब कोई सब्जेक्ट या वक्ता अपनी बात किसी को कहता है तो वो दो तरीके से कह सकता है। या तो सामने वाले को वो अपनी बात स्वयं ही बोले, अपने ही शब्दों में कहे, या फिर उसके शब्दों को किसी और के द्वारा, तीसरे व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाए, बोला जाए। तो कहने का मतलब है बात तो सेम ही रहती है, इन्फॉर्मेशन हम सेम ही दे रहे हैं, लेकिन कहने का जो तरीका है वो क्या होता है, थोड़ा सा बदल जाता है। इसी को हम डिस्कस करते हैं बच्चों। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर दो प्रकार के पार्ट्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट नरेशन, एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। अब बच्चों, आपके लिए एक नई चीज है यहाँ पर, नरेशन। तो नरेशन जो होते हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को ही कहा जाता है। आप इसे स्पीच कह सकते हैं, इसे नरेशन भी कह सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। जब वक्ता, वक्ता का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट। वक्ता कौन है यहाँ पर, सब्जेक्ट, जो बात को कहने वाला होता है, जो बात को कहने वाला होता है। तो जब वक्ता के शब्दों को उसी के शब्दों में बोला जाता है, मतलब जो वक्ता कह रहा है अगर वैसा का वैसा कहा जाए, वक्ता के द्वारा ही कहा जाए, तो उस सेंटेंस को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। लेकिन थोड़ा सा सेकंड में देखिए, जब वक्ता के कथन को या उसकी कही हुई बात को हम अपने शब्दों में घुमाकर जब किसी तीसरे व्यक्ति को कहते हैं तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहा जाता है, जिसके अंदर जो वक्ता होता है वैसा का वैसा ना बोलकर हम अपनी तरफ से उसे बदलकर क्या करते हैं, बोलते हैं। इसको बच्चों हम एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर क्या होता है। ये अभी हमने डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि ये हम इनका उपयोग कैसे करेंगे, कैसे हम इसे समझते हैं। तो बच्चों, एक मैंने छोटा सा यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पर, कुसुम सेड टू पुरु, यहाँ पर कोमा, इन्वाइटेड कोमा के अंदर एक आपको सेंटेंस है, यू डू नॉट टच योर बैग योरसेल्फ, और यहाँ पर इन्वाइटेड कोमा शुरू हो रहा है, आप देखेंगे बच्चों, और यहाँ पर इन्वाइटेड कोमा जो है वो एंड भी हो रहा है और लास्ट में फुल स्टॉप का भी यूज किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चों यहाँ पर दो पार्ट्स दिए हुए हैं, एक ही सेंटेंस के टू पार्ट्स दिए हुए हैं, एक जो इन्वाइटेड कोमा से पहले है और एक जो इन्वाइटेड कोमा के बाद में। तो बच्चों, हमें पहले ये समझना है कि ये दो पार्ट अलग अलग क्यों दिए गए हैं। देखिए आप, सबसे पहले कुसुम, कुसुम हमारे पास यहाँ पर एक क्या है, कहने वाला है, मतलब कुसुम कह रही है, कहने वाली है। कुसुम यहाँ पर कौन हुआ, सब्जेक्ट हुआ। किसको कह रही है, पुरु को कह रही है यहाँ पर, ठीक है। तो पुरु यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। अब क्या बात कह रही है वो हमने इन्वाइटेड कोमा के अंदर उसको क्या कर दिया, लिख दिया। तो बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि इन्वाइटेड कोमा के अंदर जो लिखा होता है उसको रिपोर्टिंग नहीं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं उसको, रिपोर्टेड स्पीच। तो हम ये बात समझते हैं कि इन्वाइटेड कोमा के अंदर जो भी बात कही गई हो, जो कथन लिखा हुआ होता है, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और शॉर्ट में उसे आरएस भी बोला जाता है। और ये जो कोमा है उससे पहले जो बात कही जाती है, जो शुरू में जो बात कही जाती है, सब्जेक्ट के द्वारा जो कही जाती है, उस पार्ट को, सब्जेक्ट से लेकर ऑब्जेक्ट तक के उस पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है। उसे रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है, जिसे आप आरवी भी कह सकते हो। तो अभी हमने देखा कि सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब जो मिली हुई होती है, उस पार्ट को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इन्वाइटेड कोमा के अंदर जो बात कही जाती है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच या फिर आरएसपी कहते हैं। तो अभी हमने ये दो चीज़ों को पढ़ा, और जब हम इसका आंसर फ्रेम करते हैं, जब हम डायरेक्ट से इसको लिखते हैं आंसर में, तो इन्वाइटेड कोमा और कोमा जो होता है वो हट जाता है, एक दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक नया सेंटेंस बना दिया जाता है। कैसे, देखिए यहाँ पर मैंने एक इसका आंसर लिखा हुआ है,
कुसुम सेड टू पुरु। तो बच्चों जब अगर आपको रिपोर्टेड वर्ब के अंदर, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर अगर आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, ध्यान रखना बच्चों, पहला नियम हमें यही बताता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है तो सेड टू को हटाकर हम टोल्ड लिख देते हैं। तो हमने क्या किया, सेड टू को हटाकर क्या लिख दिया, यहाँ पर टोल्ड लिख दिया। ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट के पास में ये सेम वही लिखा है। अब हम क्या करते हैं, इस कोमा को और इनवर्टेड कोमा इनको भी हटाकर इसकी जगह एक कंजक्शन का यूज करते हैं। जो कंजक्शन क्या होता है, दैट होता है। कई सेंटेंसेस में इफ और वेदर का भी यूज किया जाता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन सिंपल सेंटेंसेस में दैट एक कंजक्शन होता है जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर इन दोनों सेंटेंसेस को क्या कर देता है बच्चों, जोड़ देता है। अगर ये नहीं होगा तो सेंटेंस आपस में जो होंगे वो क्या होंगे, जुड़ेंगे नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये तो हट गए, अब जो लास्ट में जो सेंटेंस बचता है उसे का हमें क्या करना है, जो अपने को शुरू में जो दिया हुआ होता है उसको अपन को पहचानना है कि वो कौन सा प्रोनाउन है। एक आपने चार्ट पढ़ा होगा, एक्टिव पैसिव में भी हमने बताया था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो बच्चों जनरली जो यू होता है वो क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है, ये आपको पता ही है। तो सेकंड पर्सन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसका एक नियम होता है जो मैं आपको अभी बताऊंगी। सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। ऑब्जेक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन को बदलने पर हमारे पास ही आया है। उसके बाद हम अब परिवर्तन करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो कि हमें अच्छे से नियमों के आधार पर याद होना चाहिए। टेंस में परिवर्तन, टेंस की जो वर्ब होती है उसके अंदर क्या परिवर्तन किया जाता है हम देखते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर डू नॉट लिखा हुआ है, तो वैसे तो सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि डू के साथ नॉट लगा हुआ है, सेंटेंस नेगेटिव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी दी गई है। तो हम देखते हैं कि जब डू नॉट या डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दी गई हो तो इसका परिवर्तन किसके अंदर किया जाता है, डिड नॉट के अंदर किया जाता है। और डिड नॉट के साथ भी वर्ब की क्या लगती है, फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। तो हमने कुछ नहीं किया, डू की जगह डिड में इसको चेंज करके लिखा। नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले भी दी गई थी, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने अभी भी लगाई है। उसके बाद अब हम योर जो है उसको भी हिज से, जो हमारा प्रोनाउन चार्ट होता है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। वो क्या होता है मैं आपको भी समझाऊंगी, पूरी डिटेल में अपन बात करेंगे। फिर हमने कहा कि योर बैग जो है, बैग का बैग ही रहेगा। और योर सेल्फ को भी हमने किस में चेंज किया है, हिमसेल्फ में। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन था डायरेक्ट, उससे हमने इनडायरेक्ट क्या बनाया। क्वेश्चन सुनिए, कुसुम सेड टू पुरु कोमा इनवाइटेड कोमा यू डू नॉट टच योर बैग योर सेल्फ। ठीक है, उसके बाद हमने इसका आंसर क्या लिखा, कुसुम टोल्ड पुरु दैट ही डिड नॉट टच हिज बैग हिमसेल्फ। दोनों ही बातों में बात एक ही कही गई है, लेकिन अब जो वक्ता है वो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। पहले कुसुम ने डायरेक्ट पुरु को ये बात कही थी, अब ये बात कुसुम के द्वारा कही गई है। कुछ थोड़ा सा डिफरेंस क्या आता है अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़े से कुछ बेसिक नियमों की जानकारी लेंगे, उसी के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखो, पहला नियम कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब की बात करूं तो मेरा ये वाला पार्ट की बात कर रही हूं मैं। रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो टेंस है वो कभी भी नहीं बदलता, मतलब कि इसके अंदर जो टेंस आपको दिया गया है वो वैसा ही रहेगा, चेंज नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ टेंस का जो बदलाव होता है वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर किया जाता है, जो कि इनवाइटेड कोमा के अंदर लिखा हुआ होता है। ठीक है बच्चों, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। और ऑब्जेक्ट होने पर ही परिवर्तन किया जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो चेंज नहीं होगा। जैसे अगर आपको से दिया हुआ हो तो से किस में बदल जाएगा, टेल के अंदर बदल जाएगा। सेज दिया हुआ हो तो टेल्स में बदल जाएगा। और अगर सेड दिया हुआ हो तो वो टोल्ड या आस्क्ड में से बदल जाता है। तो हमें यही दिया गया था, सेड दिया गया था, सेड देने की वजह से हमने सेड को हटाकर उसकी जगह क्या लिख दिया, टोल्ड। तो पहला परिवर्तन हमें समझ में आ गया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर आपको सेड के साथ ऑब्जेक्ट दिखाई दे तो आप सेड को हटाकर क्या लगा देंगे, टोल्ड। ठीक है, तो सेड की जगह बच्चों हमने लगा दिया टोल्ड। अब सेकंड हमें क्या परिवर्तन करना है, कोमा और इनवर्टेड कोमा को हटाकर इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एक कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी, एक कंजक्शन की जरूरत पड़ेगी। सेकंड
हमें बताता है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोमा को हटा दिया जाता है, जैसा कि हमने हटा दिया। जैसे ही कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटेगा, उनकी जगह हमें एक कंजक्शन की जरूरत पड़ती है, जो कंजक्शन जो रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने का क्या करती है, काम करती है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को दोनों को हमने दैट कंजक्शन से क्या कर दिया, जोड़ दिया। दैट के अलावा आप इफ और वेदर का भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। सिंपल सेंटेंस में दैट का यूज किया जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंसेस होते हैं साधारण रूप से जो होते हैं वो वाक्य में क्या किया जाता है, एकदम असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज किए जाते हैं, साधारण ही शब्दों में उनको बदला जाता है। कैसे, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोनाउन का चेंज, जो हमने अभी किया है। और सबसे महत्वपूर्ण, उसके बाद हमें वर्ब का चेंज आना चाहिए, जिसके लिए कुछ नियम चार्ट आपको बताएंगे, उसमें आप देखेंगे। तो वर्ब का हमने यहाँ पर भी क्या किया है, बदलाव किया है। ये यहाँ पर डू नॉट से हमने डिड नॉट जो किया है वो टेंस में ही चेंज किया है। योर बैग योर सेल्फ की जगह हमने लिखा है हिज बैग हिमसेल्फ, इसमें भी हमने प्रोनाउन का चेंज किया है। तो बच्चों एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, जिसकी मदद से आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। तो बच्चों अभी हमने डिस्कस किया था कि रिपोर्टेड वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, उसके बारे में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन ली थी। अब उनको बदला कैसे जाता है, उसके लिए हमें टेंस में जो है उसमें वर्ब में भी क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इन नियमों को आप अपने कॉपीज में नोट कर लीजिए। इन्हीं से ही आप सारे सेंटेंसेस जो है अच्छे से फ्रेम कर पाएंगे। तो बच्चों चार्ट एक फर्स्ट है वर्ब में परिवर्तन, मतलब कि जो टेंस है वो किस तरीके से चेंज होंगे वो हम सीख रहे हैं। आपको क्वेश्चन में ये पैटर्न दिया गया होगा जो हमारा डायरेक्ट स्पीच का है, और आपको बदलना क्या है, आंसर में आपको इस पैटर्न को फॉलो करना है जो कि हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है। जैसे अगर आपको क्वेश्चन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाई दिखाई दे, तो आपको इस को बदलना किसमें, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। मतलब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हटाना है और उसकी जगह आंसर में वर्ब की सेकंड फॉर्म को लगाना है। इनडायरेक्ट में आपको क्या लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है। इसके अलावा आपको डू या डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे, तो आप डू और डज को दोनों में से एक जो लगा हुआ हो उसको हटाकर आप उसकी जगह डिड नॉट के साथ वर्ब की क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। और यही वाला रूल जो था अभी मैंने एग्जाम्पल में क्या किया था, आपको शेयर किया था, जिसमें हमने लिखा था कि डू नॉट को हटाकर हमने क्या लगाया था, डिड नॉट। इसी रूल से हमने जो वर्ब में क्या किया था, परिवर्तन किया था। आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। थर्ड में हम देखते हैं, अगर आपको इनडायरेक्ट स्पीच में इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ दिखाई दे, तो आप उसके आंसर में वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या करेंगे, आईएनजी को लगाएंगे। मतलब बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो दोनों में क्या है, कॉमन ही है, सेम ही है। ये तो हमें चेंज करना ही नहीं है, जैसा दिया हुआ वैसा ही लगाना है। चेंज क्या करना है, इज एम आर को बदलना है वॉज और वर के अंदर, ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा बच्चों अगर हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई हो, तो हमें क्या करना है, हेड प्लस वर्ब की क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। बारी बात समझ में आपको, ये हम अभी करते आए हैं। उसके अलावा हैज हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिया गया हो, तो आप क्या करेंगे, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। मतलब अभी देखिए ये चीज भी दोनों में कॉमन ही है। आपको क्या करना है, हैज और हैव को हटाना है और उसकी जगह लगाना क्या है, हेड लगाना है। बस इतना से ही ध्यान रखना है। फिर आप देखिए अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में आप क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म को हटाकर हेड प्लस वर्ब की क्या लगा देंगे, थर्ड फॉर्म। जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसकी आप क्या लगा देंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे, हेड के साथ लगानी है। रूल नंबर 7 हमें क्या बताता है, अगर डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो, तो आप क्या करेंगे, डिड नॉट को हटाएंगे और हेड के साथ नॉट लगाकर वर्ब की क्या लगा देंगे, थर्ड फॉर्म। क्योंकि हम जानते हैं हैज हैव और हेड तीनों के साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। लास्ट रूल हमारा बताता है वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी दिया गया हो, तो इसको भी हटाकर आप हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। मतलब ये चीज भी क्या है, दोनों में कॉमन है। आपको क्या करना है, वॉज वर्ब को हटाना है और उसके साथ हैड प्लस बीन का क्या करना है, यूज। ध्यान रखना बच्चों ये हेड है
कंफ्यूज मत हो ना, हैड है, हैज नहीं है, ठीक है। ये कुछ 8 नियम थे जो टेंस में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन को हमें बता रहे हैं, जिनको हम बिना टेंस के भी अगर लर्न करेंगे तो हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सही हो सकते हैं। इसके अलावा बच्चों 2 नियम मैंने यहाँ लिखे हैं, ये है मॉडल में परिवर्तन करने वाले। मॉडल वर्ब कैसे चेंज होगी, तो बच्चों इसमें 2 पार्ट्स है। कुछ तो ऐसी मॉडल वर्ब है जो क्या होगी, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होगी, लेकिन कुछ ऐसी मॉडल वर्ब है जो चेंज नहीं होती। तो देखिए कौन सी चेंज होगी। अगर आपको विल, शैल, कैन, कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट में दिखाई दे तो आप उसको इनडायरेक्ट बनाते हुए विल का क्या कर देंगे, वुड, मतलब मॉडल वर्ब चेंज हो रही है। शैल मॉडल वर्ब किस में चेंज होगी, शुड में, कैन कुड में, और मे किस में चेंज होगी बच्चों, माइट में। और ध्यान रखना चेंज करने के बाद भी इन सब के बाद वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म ही आती है, क्योंकि हम जानते हैं मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, जो कि हमें चेंज नहीं करनी। तो हम ये कह सकते हैं रूल नंबर 9 में तो मॉडल वर्ब चेंज हो रही है, लेकिन रूल नंबर 10 में मॉडल वर्ब चेंज नहीं हो रही। मतलब मस्ट का मस्ट ही रहेगा, मस्ट चेंज नहीं होगा, वुड का वुड ही रहेगा, शुड का शुड ही रहेगा, ऑट टू का ऑट टू ही रहेगा, और डेयर टू का भी डेयर टू ही रहेगा। अगर क्वेश्चन में इनमें से कोई मॉडल वर्ब आपको दिखाई दे तो आप आंसर में सेम टू सेम इसी को क्या कर देंगे, लिख देंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसी मॉडल वर्ब है जो चेंज नहीं होती। अगर ऊपर वाली में से आपको कोई दिखाई दे तो आपको आंसर में तो चेंज करना ही है। विल की जगह वुड लगाना है, शैल की जगह शुड, कैन की जगह माइट, और मे की जगह माइट, और कैन की जगह कुड। लेकिन इन चारों में से कोई दिखाई दे तो आपको चेंज नहीं करना, वही सेम लगाकर उसके पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है जो हमें लर्न करना है, इसी से हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सॉल्व कर पाएंगे। अब हम देखते हैं, चार्ट हमने फर्स्ट पढ़ा था टेंस में परिवर्तन, चार्ट हम सेकंड देखते हैं प्रोनाउन में परिवर्तन। प्रोनाउन में परिवर्तन का चार्ट नंबर 2 है। थर्ड चार्ट हमारे सामने है, समय और दूरी के अंदर क्या उनसे संबंधित क्या परिवर्तन होंगे, वो चार्ट नंबर 3 है। ये 3 चार्ट आपको अच्छे से ध्यान में रहने चाहिए। बच्चों आपको पता है फर्स्ट पर्सन हम किसे कहते हैं, फर्स्ट पर्सन आई और वी को बोला जाता है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, आई और वी। सेकंड पर्सन किसको कहा जाता है, यू को। और थर्ड पर्सन कौन होता है, ही, शी, इट, दे, या फिर किसी का भी नाम, किसी का भी नाम आता है, जैसे हरि, पूजा, श्याम, किसी का भी अगर नेम आए तो वो भी किस में काउंट होता है, थर्ड पर्सन में काउंट होता है। तो मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ बच्चों, क्योंकि एक हम नियम देखते हैं, SON, जिसको हम सन का नियम भी कहते हैं। तो S का मतलब होता है सब्जेक्ट, O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और N का मतलब होता है नो चेंज। तो बच्चों यहाँ पे एक हम देखते हैं सन का नियम। सन का नियम जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में काफी यूज किया जाता है। तो मैंने बताया फर्स्ट पर्सन आई और वी को कहा जाता है, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, या फिर किसी का भी नाम, श्याम, पूजा, राधा, कोई भी नाम। इनको कैसे परिवर्तन किया जाता है बच्चों, S का मतलब यहाँ पर है सब्जेक्ट, O का मतलब यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, N मतलब नो चेंज। तो क्या कहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे, देखिए जो फर्स्ट पर्सन है आई और वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार क्या होगा, बदला जाएगा जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। सेकंड पर्सन यू जो है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या होगा, बदला जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, या फिर किसी का भी नाम, इन सब को हम एन का मतलब होता है नो चेंज। एन का मतलब क्या होता है बच्चों, नो चेंज, मतलब कि इनको अपन जो है वो बदलेंगे नहीं। ध्यान रखना बच्चों, सन का नियम हमें कहता है कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलो, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलो, और थर्ड पर्सन जो होंगे इनडायरेक्ट के अंदर चेंज नहीं होंगे, इसे नो चेंज कहा जाता है। ये कैसे बदले जाएंगे ये एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले आप ये ध्यान रखिए कि जो फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है जो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ओ जो सेकंड पर्सन यू जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। अब हम इनके एक टेबल को भी देखेंगे कि आई के जो होते हैं वो किस तरीके से चेंज किए जाते हैं। आई, माई, मी, वी, ओवर, अस, ये इनकी खुद की क्या चलती है, टेबल चलती है। आपको ये लर्न होनी चाहिए, तभी आप इंटरचेंज कर पाओगे। यू, योर, यू, ये यू सेकंड पर्सन की टेबल है। थर्ड पर्सन में हम देखते हैं ही, हिज, हिम। शी की टेबल क्या होगी, शी, हर,
हर, इट, इट्स, इट, और दे की रहेगी दे, देयर, देम। और नेम की जो है उसकी कोई भी टेबल नहीं होती है, नेम जो है वो वैसा का वैसा ही आएगा जब हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे। तो आपको ये प्रोनाउन चार्ट ध्यान में होना चाहिए। इसके अलावा अब हम बढ़ते हैं चार्ट नंबर थर्ड। जो चार्ट नंबर थर्ड है, दूरी और समय से संबंधित परिवर्तन जो होंगे वो हम कैसे करेंगे, ये कुछ नियम है जिसको अपन को ध्यान में रखना है। इसमें बच्चों शब्दों को चेंज करना है। अगर आपको क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट में दिस दिया हुआ हो तो आप दिस को किस में बदल देंगे, दैट में। तो दिस जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, दैट में। दीज को दोज में बदलना है, हेयर को देयर में बदलना है, नाउ को देन में, अगो को बिफोर में, टुडे को दैट डे में, टुनाइट को दैट नाइट में, टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएंगे। यही शब्द वापस क्या होंगे, आंसर में या इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएंगे। यस्टरडे द प्रीवियस डे। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में कुछ भी आ सकता है, नेक्स्ट मंथ आ सकता है, नेक्स्ट वीक आ सकता है, नेक्स्ट डे आ सकता है, जो भी आए द फॉलोइंग के आगे आप लगा देंगे। जैसे मैंने कहा नेक्स्ट मंथ तो क्या आ जाएगा, द फॉलोइंग मंथ। नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक, मतलब जो भी रिमेनिंग आए उसको आप पीछे लगा सकते हो, जैसे वीक आए या फिर मंथ आए, जो भी आए आप उसको सेम टू सेम लिख दें। अगर थस है, 10 की जगह क्या आएगा, सो, और जस्ट जो है वो किस में चेंज होगा, देन में। इस तरीके से बच्चों ये कुछ पर्टिकुलर ऐसे शब्द हैं जिनको डायरेक्ट में आपको ये दिए होंगे, लेकिन आंसर में इनडायरेक्ट बनाते वक्त हमें इन सबको हटाना है और इनके रिप्लेस में, इनकी जगहों पर हमें इन शब्दों का उपयोग करना है। ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे जब आपको सब चीजें समझ में आएंगी। अभी बच्चों आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए या अच्छे से इसको एक बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे जब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। हमने अभी 3-4 डिस्कस किए हैं, जो फर्स्ट टेंस में परिवर्तन जो था, सेकंड प्रोनाउन टेबल, और थर्ड जो है दूरी संबंधित परिवर्तन। ये 3 महत्वपूर्ण चार्ट है। अब हम देखते हैं कि हम कितने प्रकार के जो सेंटेंसेस है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो हम बेसिकली जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है वो हम देखते हैं कि हम 5 प्रकार के जो सेंटेंसेस है वो देखेंगे कि किस तरीके से उनके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों और भी लेट से शुरू होने वाले भी हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। मेन हमारे पास 5 प्रकार के ऐसे वाक्य हैं जिनको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखो यहाँ पे लिखा हुआ है असर्टिव सेंटेंसेस, मतलब साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, राम सेज चिल्ड्रन लाइक टू प्ले। राम कहता है कि बच्चों को खेलना क्या है, पसंद है। तो ये एक असर्टिव सेंटेंस है, मतलब एक साधारण वाक्य है जिनका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। इसके अलावा हम सेकंड टाइप की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड टाइप हमारा है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं, क्योंकि इनके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ होता है। ये इसकी पहचान होती है। जिस भी सेंटेंस के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है वो टाइप सेकंड का जो है वो वाक्य है। ये भी बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। इंटरोगेटिव जो होते हैं वो भी 2 प्रकार से होते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले होते हैं, एक WH वर्ड से शुरू होने वाले होते हैं, जिसको अपन जब डिटेल में अभी पढ़ेंगे तो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि प्रश्नवाचक लगा होने पर वो सेंटेंस जो होता है इंटरोगेटिव हो जाता है। एक एग्जांपल है आपके सामने, सी सेड टू हरी कोमा इनवाइटेड कोमा आर यू अ स्टूडेंट। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आप, स्टूडेंट के पीछे ये एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो क्वेश्चन मार्क लगने से मैं समझ गई हूँ कि ये जो सेंटेंस है वो क्या है, प्रश्नवाचक है। ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं हम अपने थर्ड टाइप की तरफ। थर्ड टाइप है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, मतलब जिसमें हम आज्ञा, प्रार्थना, किसी को ऑर्डर, कुछ इस तरीके के शब्दों का यूज करते हैं। वो सेंटेंसेस आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर, जिसमें हम ऑर्डर देने का भी काम करते हैं। जैसे ही सेड ओपन द बैग, उसने कहा कि बैग को ओपन करो, गेट को ओपन करो, विंडो को ओपन करो। कोई भी आदेश देने वाले जो वाक्य होते हैं वो इसके अंदर यूज किए जाते हैं। इस तरीके से आप एग्जाम्पल की मदद से भी इसे समझ सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रेटिव सेंटेंसेस। ये एक ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी के लिए प्रार्थना, कामना या फिर किसी के अच्छे विशेष के लिए क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वो सेंटेंसेस इस तरीके के होते हैं, He said to me, may God bless you। ठीक है, भगवान आपकी क्या करे, लंबी उम्र को बढ़ाए, आपको अच्छी दीर्घायु प्राप्त हो आप। तो इस तरीके के सेंटेंस हम यहाँ यूज करते हैं। लास्ट हमारे पास टाइप आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसको विस्मय आदि बोधक वाक्य भी कहा जाता है, जिसके अंदर हम लोग खुशी के मारे, सरप्राइजिंग के मारे, दुख के मारे जो अपने भावों को व्यक्त करते हैं वो इसके अंदर आते हैं। आप लोग जानते हैं हुर्रे, वी वॉन द मैच, इस तरीके के सेंटेंसेस हमने पढ़े भी हैं। जैसे He said what a dirty seed, मतलब उसने कहा कि ये देखो कितना गंदा
पिक्चर है या सीन है। इसको समझने के लिए हम देखते हैं, इसके पीछे इस तरीके का एक साइन लगा हुआ होता है बच्चों। ये जो साइन होता है वो पहचान होती है कि वो सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, विस्मयादिबोधक शब्द की क्या होती है, पहचान होती है। तो हम अब इन 5 टाइप को जो है वो डिटेल में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि कौन से सेंटेंस में हमें क्या चेंजेस करने हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हम इतना ही समझते हैं। अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में जितने भी हमने एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं उनके एग्जाम्पल और उनकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो आपके एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको लेकर आएंगे। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा, साथ में इन चार्ट्स को, रूल्स को भी आप रिवाइज कीजिएगा, जब भी आपको नेक्स्ट वीडियो समझ में आएगी।